ADHD आजकल आप सुन ही रहे हो, ये बीमारी है, कोई सुपर पावर नहीं है। लेकिन जब भी किसी को लेट्स से डिप्रेशन होता है, स्किज़ोफ्रेनिया होता है, हम बोलते हैं ये इंसान ही वीक है, उसी की गलती है। तो इसका स्टिग्मा बहुत था हमेशा से। एंड जिनको एक्चुअली में मेंटल इलनेस है, उनको ना पता होता है कि उनको मेंटल इलनेस है, ना वो हेल्प ले पाते हैं। एंड देन कम्स द डेंजर, सेल्फ हार्म की पॉसिबिलिटीज है, दूसरों को हानि पहुंचा रहे हो। ये जो सोशल मीडिया है, स्पेशली रील्स है, ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। फॉर एग्जाम्पल कोई दुखी है तो उसको एक सैड गाने की रील दिखेगी, फिर वो क्या करेगा, दोबारा उसको लाइक करेगा तो एल्गोरिथम उसको दोबारा दिखाएगा, तो वो उस लूप में फंस जाता है। उसको लगता है यार ये फोन जो है ना मुझे ज्यादा अच्छे से समझ पा रहा है देन द पर्सन नेक्स्ट टू मी। आजकल मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम ज्यादा हो गई है, तो ये जो बारीक लाइन है इसको हम समझेंगे कैसे कि प्रॉब्लम है या नहीं है, पहले तो ये समझना होगा। हम डायग्नोस तो ज्यादा कर ही रहे हैं, लेकिन इसके साथ हम ओवर डायग्नोस भी कर रहे हैं कई जगह, बिकॉज आधी इंफॉर्मेशन लेके लोग रील्स के थ्रू अपने आप को सेल्फ डायग्नोस करते हैं, अपनी हैबिट्स को लेबल दे देते हैं और फिर उसके लिए एक्सक्यूज बना लेते हैं। एंड जिनको एक्चुअली में मेंटल इलनेस है, उनको ना पता होता है कि उनको मेंटल इलनेस है, ना वो हेल्प ले पाते हैं। एंड दैट इज वेयर द प्रॉब्लम बिकम्स कि आप मेंटल इलनेस को इतना इन्फेंटलाइज कर देते हो कि जो एक्चुअली में सफर कर रहे हैं, जिसको सच में डिप्रेशन है, जो सच में ADHD से जा रहा है, वो कभी हेल्प ही नहीं लेता। सबसे पहले यही जरूरी है समझना कि व्हाट इज नॉर्मल एंड व्हाट इज अब नॉर्मल। तो इसके लिए हम लोग एक्चुअली 4 Ds को फॉलो करते हैं। वन इज डिस्ट्रेस, अनदर इज ड्यूरेशन, कितने दिन से हो रहा है, डिसफंक्शन, क्या क्या डोमेन्स में डिसफंक्शन है, एंड डेंजर। तो ड्यूरेशन मतलब कि ऐसा नहीं कि आज थोड़े दिन दुखी रह गया, आज कुछ हो गया, थोड़ा सा दुखी हो गया तो वो डिप्रेशन बन गया। वो फिक्स ड्यूरेशन के लिए होना चाहिए, जो कट ऑफ बनाया हुआ है हम लोगों ने पॉपुलेशन स्टडीज के बेसिस पे। डिस्ट्रेस मतलब क्या परेशानी हो रही है आपको, डिसफंक्शन मतलब कौन से डोमेन्स में, पर्सनल, फाइनेंशियल, ऑक्यूपेशनल, काम पे मन नहीं लग रहा है, घर पे मन नहीं लग रहा है, लोगों के साथ नहीं है, कौन से डोमेन्स अफेक्ट हो रहे हैं। एंड देन कम्स द डेंजर कि खुद को हानि करने का प्रॉब्लम है या सेल्फ हार्म की पॉसिबिलिटीज है, दूसरों को हानि पहुंचा रहे हो। लेट्स से समबडी इज अंडर मैनिक एपिसोड एंड वो गाड़ी चला रहा है, तो देन इट बिकम्स अ कम्युनिटी प्रॉब्लम कि वो हो सकता है गाड़ी इस तरह से चलाए, इतना रेकलेसली ड्राइव करे कि किसी और का एक्सीडेंट हो गया या ड्रिंक एंड ड्राइविंग हो गया। सो डिसऑर्डर कब है वो बोलने के लिए हमें ये देखना है कि कैसे ये 4 Ds जो हैं वो फुलफिल हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। हम समझ गए अब ये फुलफिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, प्रॉब्लम क्या है, आप सॉल्यूशन बताइए। सोल्यूशन बहुत ही स्पेसिफिक इंडिविजुअल बेस्ड है, बिकॉज जो मेंटल इलनेस होती है ना वो बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और सोशल फैक्टर से आ रही है। बायोलॉजी आपके हाथ में नहीं है, वो जेनेटिक हो गया, थोड़ा वो आपको मिल गया, जो आपकी अपनी बॉडी है, लेट्स से सेक्स क्या है, मेल फीमेल, उस सब पे डिपेंड करता है। साइकोलॉजिकल इज द माइंडसेट एंड द सोशल पार्ट इज द एनवायरनमेंट, किस एनवायरनमेंट में आप रेज हुए हो, क्या फैमिली का एटमॉस्फेयर था, क्या फ्रेंड्स हैं आपके, क्या स्लीप पैटर्न है, क्या ईटिंग हैबिट्स हैं, क्या वर्क लाइफ है। तो ये सारे फैक्टर्स मिलकर एक मेंटल इलनेस को इनेबल करते हैं, और वो मेंटल इलनेस हर इंडिविजुअल की सब्जेक्टिव होगी। तो सोल्यूशन भी थोड़ा सा सब्जेक्टिव होता है कि क्या दिक्कत है इंसान को और किस लेवल पे है। हाँ, देयर आर जनरल ट्रीटमेंट अप्रोचेस कि हाँ आपकी नींद ठीक रहेगी तो ऑफ कोर्स इरिटेबिलिटी कम होगी, आपका मन थोड़ा ठीक रहेगा। हाँ, साइकोटिक इलनेस के चांसेस कम होंगे अगर कोई आप नशा नहीं करोगे, कैनबिस नहीं लोगे, गांजा नहीं लोगे, तो आपके ऑफ कोर्स साइकोसिस के चांसेस कम होंगे। तो वो जनरल प्रैक्टिसेस हैं, लेकिन ट्रीटमेंट इज मोरली सब्जेक्टिव एंड वेरी इंडिविजुअल। मुझे वो स्टेज बताइए जब हम कुछ ऐसा फील कर रहे हैं, हमें लगता है अब हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, कब वो लेवल कब आता है कि हमें डॉक्टर्स के पास जाना है, सजेशन लेना है या ट्रीटमेंट लेना है? हाँ जी, तो देखिए इसमें तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमें जानना कि कौन से वो सिम्टम्स हैं, वो पैरामीटर्स हैं जो कि अबनॉर्मल हैं। जैसे मैं आपको ना साधारण एग्जांपल देता हूँ फीवर का, कि लोगों को फीवर आता है, वो एक दिन फीवर है तो क्या करते हैं, कुछ नहीं, पैरासीटामोल लेते हैं, छोड़ देते हैं। 2 या 3 दिन तक अगर तेज बुखार रहता है तो आप डॉक्टर के पास जाते हो। तो फीवर इज अ सिम्टम जिसके लिए आप डॉक्टर के पास जाते हो। वो आपको एक डिसऑर्डर बताता है कि हो सकता है मलेरिया का बुखार हो सकता है डेंगू का बुखार हो सकता है TB का बुखार हो। बुखार एक सिम्टम है। वैसे ही लेट्स अज्यूम लोनलीनेस, सैडनेस, कि वो दुखी जो है इंसान आज थोड़े टाइम के लिए दुखी है तो आप लेट गो कर सकते हो, आप देख सकते हो कि वो संभाल पा रहा है अपने आप को, नहीं संभाल पा रहा है। लेकिन अगर ये परवेजिव हो एंड परसिस्टेंट हो, मतलब कि सब जगह सब डोमेन में दिखाई दे और सारा टाइम लगातार दिखाई दे, ऐसा लगे कि ये नहाना भी बंद कर दिया इसने, तो खाना भी बंद कर दिया इसने, तो अकेला अकेला सा रहने लगा है, सबके बीच है फिर भी बोलता है कि यार मैं तो सूना हूं, मेरा कोई दोस्त नहीं है, तो वो पॉइंट है जब आप सोचोगे कि शायद ये सिम्टम एक डिसऑर्डर, डिप्रेशन का पार्ट हो सकता है। स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन, हम फर्क कैसे समझें? ये तीनों थोड़े अलग टर्म्स हैं। आपको मैं ऐसे समझाता हूँ। स्ट्रेस ना वर्ड स्ट्रिंजेर, मतलब एक स्ट्रिंग से आया है, जैसे रबर की जब हम स्ट्रिंग खींचते हैं तो जो तनाव, टेंशन बनती है, दैट इज स्ट्रेस। स्ट्रेस में भी ना कई पैरामीटर्स होते हैं कि एक होता है यू स्ट्रेस, एक होता है डिस्ट्रेस। तो हम डिस्ट्रेस तो साधारण भाषा में बोलते ही हैं कि परेशानी हो गई, डिस्ट्रेस हो गया। यू स्ट्रेस होता है जैसे कि आप मान लीजिए एग्जाम के पहले जब बच्चा जाता है
तो थोड़ी सी जो घबराहट होती है जो उसको काम कराने के लिए इनेबल करती है, दैट इज यूज स्ट्रेस। ये बोल सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए जो होता है वो स्ट्रेस होता है। शॉर्ट टर्म में भी वो इतना जिसकी इंटेंसिटी आप कंट्रोल कर पाओ। लेट्स से शॉर्ट टर्म में ऐसी घबराहट होने लगे कि सांस फूल गई, धड़कन तेज आ गई, रोना आने लग जाए, ऐसा लगे हार्ट अटैक आ जाएगा, तो वो पैनिक भी हो सकता है, तो वो पैनिक अटैक बन सकता है। ओके। तो शॉर्ट टर्म में भी इतनी इंटेंसिटी की जो आपको काम करने में हेल्प करे, ना कि आपकी काम करने की एबिलिटी खत्म कर दे, तो वो स्ट्रेस को हम यूज स्ट्रेस बोलते हैं। एंजाइटी और डिप्रेशन। डिप्रेशन इज अ डिसऑर्डर जिसमें कई सारे सिम्टम्स होते हैं, जिसमें से कोर फंडामेंटल फीचर होता है परसिस्टेंट परवेजिव सैडनेस। ऐसी उदासी जो हर समय हो, मतलब ऐसा नहीं कि आप ऑफिस में तो आप उदास हैं लेकिन घर आ गए तो एकदम बढ़िया। आपकी उदासी ज्यादातर डोमेन्स में दिखाई दे, ज्यादातर हर समय दिखाई दे, कि मतलब शाम को भी, सुबह भी, दोपहर को भी, एक हफ्ते बाद भी, 1.5 हफ्ते बाद भी। एंड उसके साथ कई और एसोसिएटेड सिम्टम होते हैं, जैसे भूख कम लगना, वजन कम हो जाना, किसी से बात ना करने का मन करना, सेक्स या लिबिडो की इच्छा कम हो जाना, नहाने का मन नहीं करना, सेल्फ केयर का ध्यान ना देना, याददाश्त, कई लोग कंप्लेन करते हैं कि मेरे को याद नहीं है डॉक्टर, याद नहीं रहती आजकल चीज़ें, भूलने बहुत लगाऊं। तो ये सारे सिम्टम्स का एक क्लस्टर होता है जिसके हम बेसिस पे हम एक डायग्नोसिस बनाते हैं, एंड देन दैट इज कॉल्ड डिप्रेशन। ये जो सोशल मीडिया है, स्पेशली रील्स है, और उसे स्क्रॉल करने की जो टाइमिंग है 30 सेकेंड और 1 मिनट, क्या वो जो हमारा स्टेबल दिमाग है उसको थोड़ा सा हिला देता है? और ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, क्या इसका सॉल्यूशन कुछ होना चाहिए, या फिर इसको आप कैसे इलैबोरेट करेंगे? सी रील जो है ना, ये कैसे काम करता है, जैसे आप स्लॉट मशीन देखते हो कसिनो में, उसकी तरह काम करता है कि बीच बीच में ना आपको रीइंफोर्स करता है कि आप एक रील देखो, थोड़ा सा आपको मजा आता है, फिर आप और रील देखो, फिर और रील देखो, बीच बीच में वो आपको रीइंफोर्स करता रहता है कि देखते रहो। एंड इट इज डिजाइंड इन अ वे दैट यू लिव इनसाइड द सिस्टम एंड नॉट यूज दैट सिस्टम। तो जो सोशल मीडिया है वो आपका काम ही इस तरह से कर रहा है कि आप कॉन्स्टेंटली उसको देखते रहें, बिकॉज दीज आर शॉर्ट टर्म, शॉर्ट फॉर्मेट मीडिया। तो आपको आदत पड़ जाती है कि हाँ, बस 30 सेकेंड से 60 सेकेंड्स का हम एक बार में कॉन्सेंट्रेशन दे पाए, और इसी की वजह से लोगों के कॉन्सेंट्रेट करने की एबिलिटी ही कम हो रही है। सो कॉन्सेंट्रेशन और अटेंशन भी एक समझने की चीज़ है। अटेंशन होता है कि कुछ भी हुआ, आपका ध्यान उसकी तरफ गया। कॉन्सेंट्रेशन होता है आप कितनी देर तक उस ध्यान को मेंटेन कर पा रहे हो। लेट्स से मैं आपको बोलूँ कागज़ पढ़ो, अगर आप एक लाइन पढ़ के बदल दो अपना, तो दैट मीन्स आपका कॉन्सेंट्रेशन थोड़ा कम हो गया है। आप यू आर नॉट एबल टू सस्टेन योर अटेंशन फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो वो रील से हो रहा है। अच्छा, ये प्रॉब्लम सिर्फ यूथ की नहीं है, सिर्फ जेनजीज की नहीं है, ये प्रॉब्लम सबकी है। जो ओल्ड एज पीपल है वो भी उतने ही रील स्क्रॉल कर रहे हैं, वो भी वहाँ से चीज़ें देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और उससे आधी जानकारी लेकर इम्प्लीमेंट भी कर लेते हैं। तो ये प्रॉब्लम सबके साथ है। सॉल्यूशन क्या है, कैसे इसको हम ठीक करें? सी सोल्यूशन में सबसे पहले तो अवेयरनेस ही है कि आपको समझने की जरूरत है। ये जो एल्गोरिथम है ना, वो रीइंफोर्स करने के लिए बना है उन बिहेवियर को जो आप ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है आपके अंदर। फॉर एग्जाम्पल, कोई दुखी है तो उसको एक सैड गाने की रील दिखेगी, फिर वो क्या करेगा, दोबारा उसको लाइक करेगा तो एल्गोरिथम उसको दोबारा दिखाएगा। तो वो उस लूप में फंस जाता है। उसको लगता है यार ये फोन जो है ना मुझे ज्यादा अच्छे से समझ पा रहा है देन द पर्सन नेक्स्ट टू मी। सो सब अगर समझेंगे कि हो क्या रहा है, उस इंसान में वो सिम्टम्स पिक करने लगेंगे, तो आपस में ज़्यादा इंटरेक्ट करेंगे। उस इंसान को उसको एस्केप मैकेनिज्म मिलेगा ही नहीं। अगर उसको वो रील वाला एस्केप नहीं मिलेगा तो यू विल हैव लेस टाइम स्पेंट ऑन रील्स। तो वन इज अवेयरनेस, सेकेंड इज पर्सनल कट ऑफ्स लगाना कि दिन में आज 6 घंटे से ज़्यादा मेरा स्क्रीन टाइम करना ही नहीं है। एक स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल बनाना, आपके दिमाग को सबकॉन्शियसली पता होगा ना करना क्या है नेक्स्ट, तो वो ऑलरेडी स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में अवेलेबल होगा। सो वो वॉन्डर नहीं करेगा। माइंड जैसे ही वॉन्डर करते हैं वो सबसे आसान तरीका ढूंढता है विच इज वॉचिंग रील्स। वो एक तरीके से ट्रैप कर लेता है। अच्छा, आपने बोला शेड्यूल बनाकर उसके हिसाब से हम रील देखें या सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें। तो सबसे ज़्यादा इंसान फ्री होता है सोने से पहले, जब वो पूरे दिन थक हार के काम करके जाता है बेड पर आराम से, अब थोड़ी देर बैठ के आधा घंटा ही बस रील देखेंगे, लेकिन वो देखते देखते 2, 3, 4 घंटे भी हो जाते हैं। तो सोने से पहले वो जो टाइम हम रील्स को देते हैं या सोशल मीडिया को देते हैं, वो कितना हार्मफुल है हमारे लिए और हमारे मेंटल हेल्थ को कितना इफेक्ट कर रहा है? सबसे पहले तो यही है कि सोने से पहले ना हमें कोई भी ऐसी फ्लक्चुएटिंग लाइट और पैटर्न्स को अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज वो हमारी स्लीप को खराब करता है। स्लीप हमारे इमोशन रेगुलेशन को संभालता है, हमारी मेमोरी को संभालता है। तो आपकी नींद जैसे ही खराब होगी, आपका ऑब्वियसली अगला दिन जो है थोड़ा चिड़चिड़ा, थोड़ा इरिटेबल, कम कॉन्सेंट्रेशन वाला जाएगा। तो ये ना एक नेगेटिव लूप बन जाता है। नींद खराब हुई, आप चिड़चिड़े बने, सबसे आप गुस्सा हो, आप फोन चला रहे हो, फिर आप और फोन चला रहे हो, एंड देन दिस बिकम्स अ लूप। व्हाट आई सजेस्ट माई पेशेंट्स इज कि एक ना वरी आवर बना लो कि सोने से 1 घंटे पहले जितनी भी पूरे दिन की हमारी दिक्कतें थी वो ना मैं किताब में लिखूंगा या नोट्स में लिखूंगा या फोन के किसी ऐप में लिखूंगा। व्हाट हैपेंस इज कि जो भी रैंडम थॉट्स हैं आपके, वो रील्स के थ्रू एस्केप होने की जगह एक डायरी या नोटपैड में आ जाते हैं। एंड द मिनट यू स्टार्ट रीडिंग इट, हाफ ऑफ योर प्रॉब्लम सॉल्व ऑटोमेटिकली। क्योंकि होशियार सब है, पता सबको सब कुछ होता है, लेकिन वो चाहते नहीं उस पर एफर्ट डालना।
वो चाहते हैं कि कोई पैसिव मैकेनिज्म हो जो मुझे एंटरटेन करता रहे, और उस एंटरटेनमेंट में वो खो जाते हैं। एंड दैट इज व्हाट हैपेंस व्हेन यू वॉच रील जस्ट बिफोर स्लीपिंग। हम कभी कभी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, कभी अपने काम में मन नहीं लगता है, कभी अपने घर परिवार में मन नहीं लगता, बाकी चीज़ें। तो नॉर्मल डिस्ट्रैक्शन और ADHD में अब इसमें डिफरेंस कैसे समझें? हाँ जी, तो जैसे मैंने आपको बताया था ना 4 Ds हमें चाहिए, तो इसमें ADHD के लिए ड्यूरेशन देखना बहुत ज़रूरी है। किस उम्र में आपको पहली बार सिम्टम आया, कितनी देर तक परसिस्ट कर रहा है, और सबसे ज़्यादा इससे डिस्फंक्शन कितना है आपकी ज़िंदगी में। मान लीजिए थोड़ा बहुत पढ़ते हुए आपका ध्यान नहीं लग रहा है, आप एक चैप्टर पढ़ रहे हो, बीच में बोर हो गए, हो सकता है वो चैप्टर ही बोरिंग हो सकता है आपका मन ही ना कर रहा हो पढ़ने का। तो रेगुलर डिस्ट्रैक्शन इज व्हाट मेक्स यू ह्यूमन। लेकिन वो डिस्ट्रैक्शन अगर हद से ज़्यादा हो जाए, और इतनी ज़्यादा हो जाए कि आपके रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम में दिक्कत आने लगे, चाबी भूल गए, सामान भूल गए, एयरपोर्ट में अपना फ़ोन भूल गए, पासपोर्ट भूल गए, आप ध्यान ही नहीं लगा पा रहे हो, अपॉइंटमेंट की डेट्स मिस होने लगी, देन इट माइट बी ADHD। तो उसके लिए एक प्रॉपर इवैल्यूएशन चाहिए होता है। जनरली क्या होता है, आजकल लोग एक सिंगल सेटिंग में कर देते हैं, लेकिन ADHD के इवैल्यूएशन के लिए हमें एक तो ज़्यादा अच्छे से डिटेल्ड इवैल्यूएशन करना होता है, मल्टीपल सेटिंग्स में, एक बार मिलके ही नहीं, 2-3 बार इंसान से बात करके, उसके फैमिली मेम्बर से उसका अपडेट लेके। क्योंकि कई बार हम खुद जब बताते हैं हम भूल जाते हैं, हम ज़्यादा सिम्टम्स बता देते हैं, कम बता देते हैं, तो हमें फैमिली मेम्बर्स को भी देखना पड़ता है। वी हैव टू समटाइम टॉक टू स्कूल टीचर्स ऑल्सो, एंड उसके बाद एक प्रॉपर इवैल्यूएट करके हम डायग्नोसिस बनाते हैं ADHD का। क्योंकि आपके पास रेगुलर पेशेंट्स आते हैं और आपसे मैंने अब तक जितनी बात की, मैं जो सवाल पूछ रही हूँ आप बोले नहीं इसमें ऐसा नहीं, ऐसा होता है। हाँ जी। हम गलत समझ लेते हैं हमारी परेशानी क्या है, हमारी बीमारी क्या है। तो आपके पास जो पेशेंट्स आते हैं वो रेशो आप इसको कैसे डिफाइन करेंगे कि अक्सर लोगों को पता ही नहीं होता है कि उनको प्रॉब्लम क्या है? देखिए, मेंटल इलनेस ना हमेशा इतना स्टिग्मा रहा है उसका, हमने उसको वीकनेस बताया है ज़्यादातर। कि अगर जैसे किसी को अगर लेट्स से डायबिटीज़ होती है ना, हम ये कम बोलते हैं कि उसकी खुद की गलती से हुआ है, हम बोलते हैं हो गया, थायराइड की बीमारी है वो हो गई। लेकिन जब भी किसी को लेट्स से डिप्रेशन होता है, स्किज़ोफ्रेनिया होता है, हम बोलते हैं ये इंसान ही वीक है, उसी की गलती है। तो इसका स्टिग्मा बहुत था हमेशा से। तो लोग एजुकेटेड ही नहीं थे, कभी किसी ने पढ़ने की कोशिश ही नहीं की, सबको पागलों के डॉक्टर, पागलों बोल के उस लेवल के अंदर रख दिया। तो जब इंसान आता है, आधा तो वो कंफ्यूज होता है कि मुझे हो क्या रहा है, आप ये बता दो, मुझे समझ नहीं आ रहा हो क्या रहा है मेरे साथ। और दूसरा जो आता है वो रील्स या ऐसे कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म से देखकर आता है, तो वो आधी इंफॉर्मेशन के साथ आता है। तो वो सेल्फ डायग्नोसिस लेकर आता है कि डॉक्टर देखो मुझे अगोराफोबिया हो गया, डॉक्टर मेरे को PTSD हो गया, आप इलाज दे दो। सो वी जस्ट फर्स्ट एजुकेट देम कि देखो आपको हुआ क्या है, एंड देन वी टेल देम कि मैनेज कैसे करना है। अच्छा, आपके पास अब तक का सबसे वियर्ड या सबसे अलग या सबसे डिफरेंट केस जो आया हो, आपको लगा रही इसका क्या सॉल्यूशन होगा? इट्स नॉट वियर्ड पर से, बट हमारे पास ऐसे कई सारे केसेस आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, देयर वॉज अ पेशेंट जो मुझसे ना OPD में बात करी थी, एंड सडनली बात करते करते वो साइड में बात करने लगी। एंड देन आई आस्क्ड हर कि क्या हुआ, आप बताएंगे किससे बात कर रहे हो? कह रही अरे डॉक्टर इनसे बात कर रही हूँ। एंड देन आई आस्क्ड हर आप किन से बात कर रहे हैं, इस रूम में कितने लोग हैं? कहते अरे मेरा पति, मैं और आप, एंड इट वॉज जस्ट मी एंड हर। So what had happened was she was in her own delusional world, which is called double bookkeeping। मतलब ये एक ना साइकोटिक सिम्टम है जिसमें आपको ऐसा लगता है कि साथ में आपके कोई है या आपको कोई दिखाई देता है जो कि रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता है। सो इस तरह के साइकोटिक सिम्टम वाले पेशेंट्स काफ़ी सारे आते हैं हमारे पास, जिसमें उनको कुछ सुनाई दे रहा है, कुछ दिखाई दे रहा है जो एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करता है। उस प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन है जो आपने बताया कि इल्यूजन क्रिएट हो जाता है? बेसिकली उस लेडी को जो दिखाई देने लगा था उसको हमने बताया, उनको साथ में फैमिली मेम्बर्स को कॉन्टैक्ट किया, क्योंकि इसमें पेशेंट को ना रियलाइज ही नहीं होता कि वो बीमार है। तो इसमें बहुत ज़रूरी होता है कोई सोशल सपोर्ट हो। तो हमने उनके बेटे को कॉन्टैक्ट किया था, एंड दैट सन एंड द मदर दे बोथ वर एडमिटेड इन आवर हॉस्पिटल, एंड देन वी स्टार्टेड ट्रीटमेंट। उसके लिए कॉमनली हम उनको एंटी साइकोटिक बोलते हैं, ऐसी दवाइयाँ जो इन साइकोटिक सिम्टम्स पे एक्ट करती हैं, वो दी, और जैसे ही वो लेवल ऑप्टिमाइज हुआ, विद इन अ मंथ शी वॉज कम्प्लीटली फाइन। तो मेडिकली उसका इलाज है बेसिकली? यस, एटलीस्ट साइकोटिक इलनेस में ज़्यादातर केसेस में मेडिसिन ज़रूरी होती हैं। वेट, लाइफस्टाइल के लिए 10 अलग पेजेस क्यों फॉलो करना? हेल्थ, फिटनेस, योगा, मेंटल वेलनेस, सब कुछ एक ही जगह, फिट तक। सिंपल टिप्स, एक्सपर्ट इनसाइट्स, रियल कॉन्वर्सेशंस। लाइफ अपग्रेड करो इजी वे। वॉच ओनली ऑन फिट तक YouTube।